इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 है ये, ठीक है। और जो लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था उस टॉपिक से आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। और आपने यूनिट जो है लास्ट क्लास हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 हमने पढ़ा था, और यूनिट 2 को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे सेकंड पार्ट पे, बाइंग एंड इट्स टाइप्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया का बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, कि हमारा बैंकिंग हिस्ट्री क्या था, ठीक है, हमारे देश में बैंक कैसे आया, बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ, ये सब सारी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करेंगे कि बैंक कितने तरह का होता है और कौन कौन सी बैंक है और उसका क्या फंक्शनैलिटी है, ये सब सारा हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले है कि बैंक एंड इट्स टाइप्स, साथ साथ आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं NBFC। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बैंक और NBFC दोनों आखिर क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए मैं बताता हूं बैंक और NBFC क्यों लिखते हैं। यहां लिखेंगे NBFC और इधर लिखेंगे बैंक। देखिए बैंक और NBFC दोनों में डिफरेंस है, तभी तो ये अलग अलग टर्म है। क्योंकि NBFC भी एक तरह का बैंक है, लेकिन लगता तो है बैंक है, लेकिन ये बैंक है नहीं रियली में। यानी एनबीएफसी क्या है? एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंकों के लिए काम करता है, बैंक की तरह काम करता है, लेकिन बैंक नहीं है। कोई पूछता है कि एनबीएफसी क्या है, तो एनबीएफसी मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी। ये होता क्या है? बैंक की तरह एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आपने देखा होगा या कहीं सुना भी होगा मुथूट फाइनेंस का नाम। तो मुथूट फाइनेंस भी क्या है? एक तरह का बैंक है, ठीक है, मतलब एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक तरह का बैंक ही समझते हैं। लेकिन एग्जैक्ट में अगर देखा जाए तो बैंक नहीं है, वो एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन बैंक की तरह काम करता है। आप सोचिए, आपने मुनीरका में आप देखा होगा जब जहाँ पे टॉपर्स है उसके जस्ट नीचे एक मुथूट फाइनेंस के ऑफिस है, तो उस ऑफिस में आप जाइएगा तो आपको दिख जाएगा कि ये बैंक है, ठीक है, लेकिन वो बैंक है नहीं, वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक की तरह दिख रहा है, लेकिन है बैंक नहीं है। तो हम अगर आमतौर की भाषा में हम क्या बोल सकते हैं एनबीएफसी के बारे में? तो एनबीएफसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंकों के लिए काम करता है, बैंक की तरह काम करता है, लेकिन बैंक नहीं है, ठीक है। और इसका भी आरबीआई लाइसेंस देता है, तो आप इसको साइड में लिख लेंगे। ये इसका मतलब क्या हुआ? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो कई बार दिमाग में आ जाता है कि एनबीएफसी क्या है, तो आपको कई बार एसएससी मैंने देखा है एनबीएफसी में बी स्टैंड फॉर, एन स्टैंड फॉर, एफ स्टैंड फॉर, सी स्टैंड फॉर पूछ देता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, एनबीएफसी, ठीक है। और ये बैंक भी एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी हमारा क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक भी हमारा क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड पॉइंट जो है, इन एनबीएफसी स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा आरबीआई से, और आरबीआई आपको लाइसेंस देगा। अच्छा ये हटा दो, ये ठीक। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब क्या होता है कि एनबीएफसी स्टार्ट करने के लिए कैपिटल जो है मिनिमम कैपिटल आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आरबीआई से लाइसेंस चाहिए तो कम से कम 100 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए, तो आप एनबीएफसी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक स्टार्ट करने के लिए कैपिटल जो है मिनिमम 500 करोड़ चाहिए। अगर 500 करोड़ से कम कैपिटल है तो आप बैंक स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। 500 करोड़, तो दोनों में डिफरेंस ये हुआ, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इनको स्टार्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, इनको स्टार्ट करने के लिए कम से कम, ठीक है, 500 करोड़ चाहिए। ये अगर आप स्टार्ट करते हैं तो लाइसेंस लेना पड़ेगा कहाँ से? आरबीआई से, लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। और इनको भी स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा आरबीआई से, ठीक है। तीसरी चीजें हैं, ठीक है, देखिए ये हम अभी आपको क्या बताए कि एनबीएफसी जो है ये बैंक के लिए काम करता है, बैंक की तरह काम करता है, लेकिन बैंक नहीं है। कैसे? अब हम फॉर एग्जांपल का हम बात करते हैं, जैसे आप मुथूट फाइनेंस, ठीक है, मुथूट फाइनेंस कंपनी का अगर आप बात करते हैं तो एक तरह का
एनबीएफसी है। कैसे? देखिएगा, मुथूट फाइनेंस क्या करता है, ये भी लोन देता है, मुथूट फाइनेंस भी तो लोन देता है, लेकिन बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर सकता है। क्यों? कि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। बैंकिंग लाइसेंस की अगर हम बात करें तो इनके पास नहीं होता है, डू नॉट हैव बैंकिंग लाइसेंस। लेकिन इनके पास क्या होता है, डू है कि नहीं, हैव अ बैंकिंग लाइसेंस, इनके पास होता है बैंकिंग लाइसेंस। तो अब बताइए, जब इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होगा तो ये क्या करेगा, किसी कस्टमर से एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिपॉजिट को जो है, डिपॉजिट जो है आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। आप बैंक में जाते हैं, वहाँ खाता खुलवाते हैं, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो वहाँ खाता खुलवा कर पैसे जमा करते हैं, तो आपका डिपॉजिट क्या हुआ, एक्सेप्ट किया उसने। और ये भी यहाँ पे सॉरी, मुथूट फाइनेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ठीक है। दूसरी बात है कि अब देखिए, एनबीएफसी भी लोन देता है, ये भी आपको लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये भी लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन क्या होता है, ये लोन भी देगा, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करेगा, सारे एक्टिविटी है इसमें। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है एक्टिविटी में, जैसे डिपॉजिट लेता है नहीं है, लेकिन लोन वगैरह प्रोवाइड करेगा। तो ये है एनबीएफसी। मुथूट फाइनेंस में ही तो होता है। मुथूट फाइनेंस में क्या होता है, मुथूट फाइनेंस जैसे आप गोल्ड लोन है, आपको लोन चाहिए तो मुथूट फाइनेंस से लोन मिल जाएगा, लेकिन आप चाहेंगे वहाँ पर हम सेविंग अकाउंट ओपन करवा करके खाता को यूज करें, ऐसा एक्टिविटी नहीं होता है, क्योंकि इसके पास लाइसेंस, बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। हाँ, ये इसको ये मिल सकता है कि आप लोन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, मार्केट में। तो ये देखिए, बैंक की तरह काम किया ना, जैसे ये भी लोन दिया, ये भी लोन दिया, ठीक है। तो लेकिन ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। डिफरेंस क्या है कि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस है, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। इनको स्टार्ट करने के लिए कम से कम 500 करोड़ चाहिए, इनको 100 करोड़ चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बात करते हैं अगर हम मुथूट फाइनेंस के। मुथूट फाइनेंस क्या करता है, ये एक तरह का लोन एक्टिविटी होता है, लोन के एक्टिविटी पर काम कर रहा है। साथ साथ मुथूट फाइनेंस का एटीएम मशीन भी आप कभी कई जगह देखे होंगे। तो करता क्या है मुथूट फाइनेंस, ये बैंकों के लिए भी काम करता है। मुथूट फाइनेंस कंपनी क्या करता है, बैंक के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि हम आपका हर जगह जगह पे एटीएम मशीन तो है नहीं, तो जगह जगह पर जहाँ पे एटीएम नहीं है, हम आपका एटीएम मशीन लगाएंगे। हम जो है अपना खुद का एटीएम मशीन इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पर स्पेस लेंगे, ठीक है, और आपका काम है सिर्फ उसमें जाकर पैसा डालना। तो यही करता है। तो मुथूट फाइनेंस का आप एटीएम मशीन भी कहीं कहीं देखे होंगे। क्यों? वो बैंक के लिए काम करता है। बैंक का हर जगह जगह एटीएम नहीं है, लेकिन जहां पे एटीएम नहीं है वहां मुथूट फाइनेंस खुद जाके एटीएम लगाता है। तो बैंक क्या करता है, उसके जगह पे उसको मुथूट फाइनेंस वाले कंपनी को पैसा देता है, और ये मशीन का देख रेख, सारा इंस्टॉलेशन, सारा काम किसका, मुथूट फाइनेंस। बैंक का सिर्फ काम है उसमें जाकर पैसा डालना है, कहाँ पे, एटीएम में। तो इसीलिए अगर हम बात करें, मुथूट फाइनेंस भी क्या किया, बैंक के लिए काम किया, बैंक की तरह काम किया, ठीक है। बैंक की तरह काम कैसे किया कि लोन वगैरह दिया। बैंक के लिए काम कैसे किया, जगह जगह पे एटीएम मशीन लगाया। तो यही काम होता है एनबीएफसी में। जैसे आपने सुना होगा टाटा कम्युनिकेशन का, टाटा कम्युनिकेशन, ये भी क्या एक तरह का एनबीएफसी है। टाटा कम्युनिकेशन भी एनबीएफसी है। और भारत में जो है टाटा कम्युनिकेशन जो है कंपनी जो है, यही भारत में सबसे पहला व्हाइट लेवल एटीएम लगाया, जिसका नाम है टाटा इंडी कैश। टाटा इंडी कैश, टाटा इंडी कैश। आपने कभी कहीं देखा होगा, आईआईटी के कैंपस में जाएंगे, कई जगह तो आपको तो दिख भी जाएगा मार्केट में कि टाटा इंडी कैश का एटीएम मशीन, ठीक है। टाटा इंडी कैश के एटीएम मशीन में आप जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा, वहां पर टाटा, कोई बैंक का नाम नहीं होता है। अब बताइए, टाटा इंडी कैश का अगर एटीएम मशीन लगा हुआ है और वहां पर बैंक का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि टाटा इंडी कैश का वो एटीएम है, वो किसी बैंक से टाई अप है। वो क्या है, किसी बैंक से टाई अप है, और उस बैंक क्या करता है, उसमें जाकर पैसा रखता है। अब इस इंडिकैश मशीन का काम है सारा देख रेख, इंस्टॉलेशन, सारा काम है इस कंपनी का। तो भारत में जो है ना, सबसे पहली बार व्हाइट लेवल एटीएम किसने लगाया, तो टाटा कम्युनिकेशन ने, उस एटीएम मशीन का नाम है टाटा इंडिया। देखिए, बात हम बार बार यूज कर रहे हैं व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम होता क्या है, तो अब देखिए हम बात करते हैं व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम का मतलब होता है थर्ड पार्टी का एटीएम। थर्ड पार्टी समझ में, एक तो बैंक का एटीएम खुद का होता है, और एक एटीएम होता है जो थर्ड पार्टी यानी अलग कंपनी का, ठीक है, आउटसोर्सिंग करता है। तो ऐसे एटीएम को बोलते हैं व्हाइट लेवल एटीएम। तो भारत में कोई, जैसे मुथूट फाइनेंस क्या है, व्हाइट लेवल एटीएम है। टाटा कम्युनिकेशन का टाटा इंडिकैश क्या है, व्हाइट लेवल एटीएम है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो बैंक के लिए काम करता है, बैंक की तरह काम करता है।
अब इनका क्या है, जैसे जो बैंक है ये भी एक तरह का क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो लेंडिंग एंड बोरोइंग मतलब जो पैसा लेता है और देता है, यानी डिपॉजिट भी लेता है, लोन भी देता है, ये काम है बैंक का। और इनका खुद का जैसे बैंकिंग लाइसेंस, जैसे आपका आप बात करते हैं कैनरा बैंक का, आप बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये सबके पास क्या है, बैंकिंग लाइसेंस है। तो बैंकिंग लाइसेंस है तो ये सारा एक्टिविटी कर सकता है, लोन भी दे सकता है, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, ये हर एक्टिविटी करता है। तो यही मेजर डिफरेंस है एनबीएफसी और बैंक में, ठीक है। तो इसको जो है, अगर आप मान लिया जाए आप नहीं लिख पा रहे हैं जल्दी, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काफ़ी हद तक आपको जल्दीबाजी में हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आपसे एग्जाम में कई बार मैंने देखा है एसएससी में यही पूछता है कि एनबीएफसी में का फुल फॉर्म बताइए, यही ऑप्शन रहेगा, आपको इस ऑप्शन को टिक करना है। दूसरी बात पूछता है कि मुथूट फाइनेंस एनबीएफसी है या बैंक है, ठीक है, तो आप इसको एनबीएफसी बोलिएगा, ठीक है। बहुत सारे कंपनी ऐसा क्या होता है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 5-10 साल वो लोन की एक्टिविटी में काम करता है, 10 साल 15 साल काम करेगा, जब बहुत पैसा होता है तो फिर बाद में अप्लाई कर देता है आरबीआई के पास वो बैंकिंग लाइसेंस के लिए, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा बंधन बैंक का, तो बंधन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ये कोलकाता की कंपनी थी, ठीक है, 2001 से ही कंपनी चल रहा था, लेकिन 2014-15 में क्या किया उसने, बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया आरबीआई के पास। और बैंकिंग लाइसेंस के लिए उनको दिखाना मिनिमम कितना कैपिटल था, मुश्किल से 500 करोड़ दिखा दे तब लाइसेंस मिल जाए, उसने 2500 करोड़ रुपए दिखा दिया, और 2500 जैसे करोड़ दिखाया तो उसको बैंकिंग लाइसेंस क्या हुआ, मिल गया। और बंधन बैंक का आपने सुना होगा, ठीक है, तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता। और ये बंधन बैंक जो है एक एनबीएफसी था पहले, बाद में वो लाइसेंस लिया तो अब जो है बंधन बैंक भी हो गया, और उसका भी रिक्रूटमेंट वगैरह चलते रहता है। आप जाकर बंधन बैंक के वेबसाइट पर जाकर आप चेक करिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं मतलब उसका रिक्रूटमेंट अगर आता है तो आपको दिखेगा, ठीक है, वहाँ से अप्लाई कीजिए, आपकी प्राइवेट बैंक है वो एक तरह का, ठीक। तो इस तरह से आपका एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस आपको पता चल गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, बैंक हमारे देश में कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए स्टूडेंट, एसएससी का जो है मैंने कल देखा था कि नई उसमें कैलेंडर डेट को अपडेट किया है, ठीक है, तो नई शेड्यूल आया है एसएससी एग्ज़ाम का, तो उसको आप जो है एसएससी के साइट पर जाकर के अपडेट कर लीजिए वहाँ से, क्योंकि कल हमने फेसबुक पर पोस्ट किया था, ठीक है। तो इसलिए करके आप जा करके डायरेक्ट जो है टॉपर सब से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, और या नहीं तो आप एसएससी के वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे न्यूज़ शेड्यूल जो है वहाँ से देख लीजिए कि क्या क्या चेंजेज आया, कब कब का एग्जाम का डेट आया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। देखिए हमने देखा बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है, अब हम देखते हैं बैंक कितने टाइप्स के होते हैं हमारे देश में। तो अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक। देखिए बैंक कितने तरह का होता है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हमने क्या किया, बैंक को स्टडी करने के लिए हमने 6 कैटेगरी में बैंक को डिवाइड किया है, ठीक है, अपने कंट्री में। तो लिखिएगा देयर आर जनरली देयर आर जनरली 6 टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया। भारत में जनरली कितने टाइप्स के बैंक है, 6 टाइप्स का, ठीक है। तो कौन कौन सा टाइप है, तो फर्स्ट में लिखेंगे कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इसको बोलते हैं हम लोग सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ये नाम से आपको नहीं लग रहा है कि कोऑपरेट करने वाला बैंक है, ये कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ही है कोऑपरेट करने वाला, यानी ये बैंक ऐसे नहीं चलाया जाता जैसे बैंकिंग लाइसेंस ले लिया, ठीक है, आरबीआई से। ये कोऑपरेटिव बैंक जो है एक सोसाइटी के तहत चलता है। आपने कई बार जगह सुना होगा, एक कमेटी चलता है, लोग कमेटी चलाता है, 2-4-5 आदमी मिलकर के कमेटी स्टार्ट करता है। उसी तरह से ये भी एक सोसाइटी के तहत, हर सोसाइटी को एक मान्यता होता है इतना ये वो बैंक चला सकता है, तो उसके पास लाइसेंस होता है कि वो लाइसेंस दे करके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो बना था उसी के तहत, अभी मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो ये कोऑपरेटिव बैंक है। नेक्स्ट टाइप का जो बैंक है आपका आता है रीजनल रूरल बैंक, इसको आप बोलिएगा आरआरबी, मीन्स क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपने सुना होगा, प्रथमा बैंक, ठीक है, ये क्या है, आरआरबी है। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, अब इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक तो मर्ज हो गया है, ठीक है। ये जनरली बैंक ना आपके रूरल एरिया में दिखेगा, ठीक है। तीसरा लिखेंगे डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक मीन्स विकास बैंक, ठीक है। और फोर्थ में जो है लिखेंगे कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। और फिफ्थ में जो लिखेंगे पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। और लास्ट का जो है आपका है आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस, आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस। देखिए आपके दिमाग में आओगा सर एक बैंक वर्ल्ड बैंक भी तो होता है, आईएमएफ भी तो एक बैंक है, ठीक है। हम बात करते हैं अभी 6 कैटेगरी के बैंक है, ये 6 टाइप्स के बैंक्स पढ़ेंगे अपने देश में। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एक इंटरनेशनल लेवल पर बैंक है, उसका हम अलग से स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे इसी 6 टाइप्स के बैंक में। पहला है कोऑपरेटिव बैंक जो सहकारी बैंक, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, उसके बाद डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक बोलिए या आप ऐसे लिखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलिएगा, उसके बाद आरबीआई एंड इट्स फंक्शन। यही 6 टाइप्स के बैंक हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखिए आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो इसमें आपको सारा नहीं पढ़ना है। जैसे आपके कोऑपरेटिव बैंक, हम ये बैंकिंग वाले को पढ़ाते हैं, जब बैंक का बैच बनेगा ना तो आप बैंकिंग वाले को ये काफ़ी डेप्थ में पढ़ाएंगे हम, हर टॉपिक। कोऑपरेटिव बैंक भी एक लेक्चर चलेगा, रीजनल रूरल बैंक भी एक दो लेक्चर चलेगा, सबको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो बैंक का जब सेपरेट बैच होता है तो बैंक का हम लोग डेप्थ में जाएंगे। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें हर टॉपिक की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपके थोड़ी बहुत कोऑपरेटिव बैंक है, थोड़ी बहुत आपको रीजनल रूरल बैंक है, फिर आरबीआई हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रेलवे का एनटीपीसी की एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से जो छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, जैसे पूछ देता है कि भारत में आरआरबी का स्थापना कब हुआ, तो आपको ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो हम जो एग्जाम है बैंक में थोड़ा सा डेप्थ पढ़ते हैं, बैंक के अलावा जो भी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको सारे टॉपिक का लगभग ओवरव्यू देंगे। तो जनरली थोड़ी बहुत आपको हम जैसे ओवरव्यू इसका दे दिए, थोड़ी बहुत इसका ओवरव्यू दे दिए, फिर थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ेंगे, फिर अच्छे से इसको पढ़ेंगे, बाकी सबका ओवरव्यू ले लीजिएगा, बहुत है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे एक एक करके। तो हेडिंग दीजिए आप लोग कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक, हम लोग यूनिट इसका पढ़ते हैं सबसे पहले। कोऑपरेटिव बैंक मीन्स क्या हुआ, सहकारी बैंक। देखिए कोऑपरेटिव बैंक किस टाइप का बैंक होता है, ये एक तरह का सोसाइटी के तहत चलता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2012। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2012, ठीक है, 2012 नहीं होगा, 1912, ठीक है। इसके तहत सोसाइटी को एक मान्यता दे दिया गया है। सोसाइटी को एक तरह का इस एक्ट के तहत सोसाइटी के पास एक पावर होता है जो अपने एरिया में वो बैंक चला सकता है, स्टार्ट कर सकता है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है, देखिए ये बैंक ना सबसे ज्यादा पॉपुलर है, पॉपुलर इन वेस्टर्न पार्ट इन इंडिया। देखिए कोऑपरेटिव बैंक जो है ये ज्यादा पॉपुलर है इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में। वेस्टर्न मतलब जैसे आप बात करते हैं तो जैसे महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उसके बाद आप चले जाइए साउथ में भी जा सकते हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, कर्नाटका है, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये सब एरिया में ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में नहीं पॉपुलर नहीं है, दिल्ली में भी है ये बैंक, कोऑपरेटिव बैंक मिलेगा, लेकिन जनरली मोस्टली अगर देखा जाए
तो जनरली आपको बेंगलोर साइड, कर्नाटक साइड, ठीक है, महाराष्ट्र साइड, गुजरात में ज़्यादा पॉपुलर है। अब सोचिए 93,000, लगभग 93 हज़ार के आसपास ये बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक। भारत में सबसे ज़्यादा बैंक है तो अगर देखा जाए तो कोऑपरेटिव बैंक। ये बैंक क्या होता है, ज़्यादा उधर पॉपुलर है। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है पॉपुलर इन वेस्टर्न पार्ट इन इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये सब एरिया में ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक पॉपुलर है। तो ये बैंक आखिर स्टार्ट कैसे होता है, तो देखिए क्या होता है, हर गांव, हर एरिया में एक सोसाइटी होता है, जानते ही है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत ये बैंक मान्यता लेता है। जैसे आपका गांव है या कहीं का भी गांव है, ठीक है, तो गांव के क्या होते हैं, कम से कम 10 आदमी मिल करके, अब गांव का जो हर गांव का एक सोसाइटी होता है, तो गांव के सोसाइटी से वो मान्यता लेता है। यानी मिनिमम कितना आदमी होना चाहिए, 10 आदमी, मिनिमम 10 पीपल ऑफ द विलेजर कैन पार्टिसिपेट दिस बैंक, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, गांव का कम से कम 10 आदमी मिला और 10 आदमी सब कुछ न कुछ पैसे कंट्रीब्यूट किया और गांव की जो सोसाइटी होता है उस सोसाइटी से मान्यता लेकर के गांव में बैंक स्टार्ट करता है और उस बैंक का नाम रखता है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो अब कोऑपरेटिव बैंक समझ में आ गया कैसे करता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे कोऑपरेटिव बैंक जो है, कोऑपरेटिव बैंक अगर हम बात करें तो ये होता है एक तो रूरल एरिया के लिए, और एक होता है अर्बन के लिए। तो रूरल के लिए जब होगा ना, तो रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसमें मैं इसका बात करता हूँ रूरल एरिया के लिए। रूरल एरिया के लिए कैसे होता है, तो ये 3 टाइप का बैंक होता है। पहला होता है SCB, उसके बाद होता है DCB, ठीक है, DCCB, और तीसरा होता है PACS। PACS का मतलब होता है पैक्स बोलते हैं इसको, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। देखिए क्या होता है, ये बैंक सबसे, कोऑपरेटिव बैंक जो रूरल एरिया का अगर हम बात करें तो रूरल एरिया में सबसे जो बॉटम लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे होता है बैंक, उस बैंक का नाम होता है पैक्स। और ये बैंक कैसे होता है, तो गांव के कम से कम 10 आदमी मिलकर के और उस जो है सो गांव के सोसाइटी से मान्यता लेकर के ये बैंक स्टार्ट किया जाता है, जिसका नाम होता है पैक्स। तो कई बार एग्जाम पूछता है पैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्राइमरी, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और ये कैसे स्टार्ट होता है, तो इसको हम स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 10 people of the society can start पैक्स। कम से कम गांव का कितना आदमी, 10 आदमी मिलकर के इस बैंक को क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है इस पैक्स को। और ये बैंक जो है आपके इट वर्क्स एट ग्रास रूट या आप विलेज लेवल। ये बैंक जो है ना, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये ग्रास रूट लेवल पर बैंक काम करता है और विलेज लेवल भी हम बोल सकते हैं किस बैंक को, पैक्स। और पैक्स स्टार्ट करने के लिए कहाँ से मान्यता लेना पड़ेगा, तो PC प्राइमरी, ठीक है, क्रेडिट सोसाइटी, PCS से, इसको बोलते हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। अब देखिए अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे सुनिए, पैक्स हमारे देश का रूरल एरिया के लिए सबसे बॉटम नंबर पे बैंक है, ठीक है। रूरल एरिया मतलब होता है गांव देहात, अर्बन होता है शहर। यानी ये बैंक जनरली आपको शहर में दिखेगा और ये बैंक जनरली आपको ग्रामीण एरिया में दिखेगा। तो रूरल और अर्बन में यही डिफरेंस है। रूरल एरिया मतलब गांव में, ये बैंक जनरली आपको ग्रामीण साइड में मिलेगा, और अर्बन का मतलब ये बैंक जो है आपको शहरी एरिया में दिखेगा आपको, ठीक है। तो रूरल एरिया में जो बैंक स्टार्ट होता है वो 3 टाइप के बैंक होता है। पहला नंबर पे जो पैक्स होता है, ये होता है गांव लेवल पे। अब पैक्स से जो थोड़ा सा बड़े लेवल पे जो बैंक होता है ना, उसका नाम होता है DCCB, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इससे जो बड़े लेवल पे होता है स्टेट लेवल पे होता है, जिसका नाम है SCB। तो अब बताइए रूरल एरिया में अगर कोई पूछता है कितने टाइप का बैंक होता है, तो 3 टाइप का। पहला सबसे जो बॉटम लेवल पे, ग्रास रूट लेवल अगर हम बात करें तो गांव लेवल पे तो पैक्स काम करता है। पैक्स से ऊपर अगर जाएंगे जिला लेवल पे तो DCCB, DCC से ऊपर जाएंगे तो SCB, और SCC से ऊपर जाएंगे तो RBI आता है।
ठीक है। तो ये जो है ना, अब मान लिया जब पैक्स स्टार्ट कैसे होता है, तो कम से कम गांव के कितने आदमी होना चाहिए, कम से कम 10 आदमी मिलकर के पैक्स स्टार्ट किया जाता है गांव में। गांव का हर गांव में 5-10 आदमी होता है, 10 आदमी मिलकर क्या करेगा, इस बैंक को स्टार्ट करेगा। और ये बैंक स्टार्ट करेगा और गांव, अब क्या होता है, गांव में किसान है, किसी को लोन चाहिए तो पैक्स से लोन ले लेगा और खेती करके फिर लोन चुका देगा, ठीक है। तो इस तरह से पैक्स होता है। ग्रास रूट लेवल का मतलब हुआ गांव में एकदम बॉटम लेवल है, यानी जीरो लेवल पे अगर देखा जाए तो सबसे बॉटम लेवल पे ये बैंक है। और इसको कौन मान्यता देता है, तो पीसीएस देता है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। हर गांव का एक सोसाइटी होता है, वो मान्यता देता है। तो ये हो गया। और ये पैक्स आपके देश में काफी ज्यादा है, लगभग अगर देखा जाए ना तो आपका कम से कम 90,000 90,000 है, 90,000 से ज्यादा बैंक आपका पैक्स काम कर रहा है अपने देश में, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आप मान लिया जाए ग्रामीण एरिया में पैक्स स्टार्ट हो गया, आजकल देखते हैं ना पैक्स गांव में जैसे कोटा होता है ना, उसी तरह पैक्स होता है। कई बार क्या होता है, चावल, धान, गेहूं जो भी है, अगर गवर्नमेंट को देना होता है, बंटवारा करना होता है या बांटना होता है उस रूरल एरिया में, तो वहां पे कोई गवर्नमेंट का सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वो क्या करता है, पैक्स के पास भेजता है और पैक्स का काम है ये सब बांटना, ठीक है। तो पैक्स होता है गांव लेवल पे। अब पैक्स को क्या होता है कि अगर लोन चाहिए तो उसको कौन देगा, डीसीसीबी देगा, यानी इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये बैंक जो है इट वर्क्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये किस लेवल पर काम करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, जिला लेवल पे, ये होगा आपका विलेज लेवल पर, गांव लेवल पे, या आप, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट गांव बोलिए या ब्लॉक लेवल पे बोलिए। अब इसको लोन, अब इनको लोन चाहिए तो इनको कौन देगा, एससीबी, क्योंकि भाई ये बताइए बैंक का तो एक कैपिटल लिमिटेड होता है ना, अगर इससे भी ज्यादा लोन चाहिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, ठीक है, कि मिनिमम जो है एक मनी की मिनिमम अमाउंट क्या होती है। देखिए पैक्स का कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं है, वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है, सोसाइटी कितने पैसे से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। वो सोसाइटी, हर सोसाइटी के एक्ट के तहत वो लोग को खुद अपनी मिनिमम अमाउंट डिसाइड करेगा, वो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट को बताते चलते हैं, ठीक है। ये गांव लेवल पे बैंक होता है, प्रखंड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला लेवल पे ये बैंक होता है, और ये होता है राज्य लेवल पे, ठीक है। ये स्टेट लेवल पे आपका, इसको बोलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये 3 टाइप्स के बैंक होता है, पैक्स, डीसीसीबी, एससीबी। तो देखिए आपको इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब नहीं आएगा। आपको बस इतना होना चाहिए कि कोऑपरेटिव भी एक बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक होता है। अब कोऑपरेटिव बैंक भी 3 टाइप्स होते हैं, पैक्स होता है, डीसीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, पाटलिपुत्रा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इधर आप हरियाणा चले जाइए रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इस तरह से कई आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मिल जाएंगे, ठीक है। स्टेट लेवल पे भी होता है, ठीक है। अब इनके ऊपर अगर आपको एससीबी, स्टेट लेवल पे बैंक, इनको लोन चाहिए तो ये होते हैं, इट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई, ये आरबीआई का अंडर होता है। तो ये होता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। उसी तरह से अर्बन में भी है, ठीक है। अर्बन में भी क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए अलग होता है, लॉन्ग टर्म के लिए अलग होता है। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे उतने डिटेल में, क्योंकि ये बैंकिंग को मैं बहुत डिटेल पढ़ाता। जब आप बैंकिंग का बैच बनेंगे, अगर उसमें एडमिशन लेंगे तो हम पूरे कंप्लीट उसको आपको बहुत डिटेल में इसको हम पढ़ाएंगे। आपका बस इतना ही याद रखना है कि कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत चलता है। कोऑपरेटिव बैंक 2 टाइप्स के होते हैं, रूरल कोऑपरेटिव और अर्बन कोऑपरेटिव, ठीक है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक में जो है आपका बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं, पैक्स होता है, डीसीसी भी होता है, एससीबी होता है। सबसे जो बॉटम लेवल पे है वो पैक्स होता है। पैक्स का फुल फॉर्म पूछ देता है तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसको ये बैंक कैसे स्टार्ट होता है, तो मिनिमम 10 पीपल ऑफ द विलेजेस कैन स्टार्ट पैक्स, ठीक है। तो इतना आपका है, बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग आरआरबी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, कौन सा बैंक, यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं रीजनल रूरल बैंक। अगर आप बोल रहे हैं ना हिंदी में भी लिखे, तो मैं अभी हिंदी भी लिख देता हूं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है स्टूडेंट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। अब देखिए आप क्या होता है, आपसे
एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कोऑपरेटिव बैंक जो है, मैं बताता हूं। कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है कि गांव के कम से कम मिनिमम 10 आदमी जो है लोन लेकर के क्या करता है, बैंक स्टार्ट करता है। ठीक है, तो अब मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि बैंक 1-1 लाख रुपए जमा किया या 5-5 लाख जमा किया, 10 आदमी, तो 50 लाख हुआ। अब उस गांव के कम से कम 50 आदमी पहुंच जाए लोन लेने के लिए, तो गांव में सबको तो लोन नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास कैपिटल तो एक मिनिमम, एक जो 50 लाख ही कैपिटल है, और लोन का डिमांड हो गया 1 करोड़ का, तो कहां से लोन इतना दे पाएगा। तो इस समय क्या होता है, पैक्स क्या करता है, अपने से ऊपर जो लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैंक है, उनसे वो क्या करता है, लोन मांगता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उसको लोन देगा, किसको, पैक्स को, और पैक्स क्या करेगा, वो अपने किसान भाई को लोन देंगे। तो जब उनके पास फंड की कम पड़ जाता, फंड की कमी आ जाती है, तब वो अपने से ऊपर वाले बैंक से, यानी एक एक तरह का देखा जाए, पैक्स को रेगुलेट करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का बैंक, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो बैंक होता है उनको रेगुलेट करता है आपका स्टेट वाले, और स्टेट वाले को रेगुलेट करता है आरबीआई। तो सब एक दूसरे का हायरार्की बना हुआ है, वो सब कंट्रोल में होता है, उसको लोन प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसको लोन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो ओके।